हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स इन कल्चर। इसमें हम बात करेंगे बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स क्या होते हैं, नेक्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, तो वो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद उनका कल्चर किस तरह से किया जा सकता है और उनका कल्चर हम क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स होते क्या हैं। बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स डिराइव देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिविंग होस्ट सेल्स। तो जो भी ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं या फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं, जो भी डिजीज़ फैलाते हैं और जो अपना न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट से या लिविंग प्लांट से लेते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स कहलाते हैं। In the original definition, D. Barry 1887 defined obligate parasites as species which require a parasitic existence for the attainment of their full development. What are the culture media used? अब बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स को कल्चर करने के लिए कौन कौन से मीडिया यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज़ कल्चर मीडियम। जो मैंने बेसिक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर का वीडियो सबसे पहले बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल्स बताई थी कि कल्चर मीडिया क्या होता है और जो भी बेसिक टेक्निक्स हैं स्टरलाइजेशन की, वो सारे प्रोसेस हम इसके अंदर भी वैसे ही फॉलो करेंगे। एक्चुअली दैट वीडियो वाज अबाउट द हायर प्लांट्स के लिए था, लाइक माइक्रो प्रोपगेशन, एंड उसमें हमने एमएस मीडिया यूज़ किया था। पर जो बेसिक टेक्निक्स हैं स्टरलाइजेशन की या किस तरह से हम इनोकुलेट करते हैं, वो सारा कुछ प्रोसीजर क्या होता है, सेम होता है, बस मीडिया डिफरेंट होता है। बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की क्या होती है, बहुत कम होती है। जैसा कि आप देखते हैं कि घर में भी कहीं पर भी जैसे ब्रेड है या लेदर शूज़ हैं या फर्नीचर हैं, उस पर भी क्या होती है, फंगस लग जाती है। तो इसलिए जो हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं तो वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही बनाते हैं। तो कल्चर मीडिया क्या होता है, इट इज़ द फूड मटेरियल और सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी। ओके, इट इज़ कॉल्ड कल्चर मीडिया। नाउ यूजेस ऑफ कल्चर मीडिया, उसके क्या यूजेस होते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड द बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस। पहला, to identify the cause of infection from the clinical sample so that proper treatment can be given। जो clinical sample मतलब जो भी आपने in vitro culture किया है, उसे हम उसको स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि इन्फेक्शन का कॉज क्या है, जिससे कि प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। Now second, to study the characteristics और properties of microorganisms। That means जब एक पेट्री प्लेट में या एक कल्चर में जब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसकी लाइफ साइकिल की, कैसे थैलस बन रहा है या हाइफे बन रहे हैं या स्पोर्स बन रहा है, उनको हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद टू प्रिपेयर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक वैक्सीन्स, टॉक्साइड्स, एंटीजेंस एक्सेट्रा। और ये इसलिए भी यूज़फुल है क्योंकि सपोज़ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे कि हमें वैक्सीन्स मिल रही हैं, कोई और एंटीजेंस मिल रहे हैं, उनके लिए हम अलग से प्योर कल्चर करके इन प्रोडक्ट्स को हम कॉमर्शियली भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कल्चर मीडिया के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, एनर्जी सोर्स होना चाहिए, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंग्रेडिएंट्स। सिंपल मीडिया के अंदर क्या होगा, या तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ या न्यूट्रिएंट अगार मीडिया हो सकता है। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर क्या होता है, इसमें पेप्टोन होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, NaCl होता है। और न्यूट्रिएंट अगार के अंदर अगार होता है 2%, प्लस जो भी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया उसके जब हम अगार में के साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, न्यूट्रिएंट अगार बन सकता है। इसके अलावा PDA भी होता है, पोटैटो डेक्स्ट्रोस अगार, जो कि मैं लैब में भी हम बनाते हैं। तो ये कुछ सिंपल मीडिया हैं जिन पे कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
देन सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, जैसा कि नाम से ही पता है ये क्या होते हैं, बिल्कुल सिंथेटिक होते हैं। तो दीज आर स्पेशली प्रिपेयर मीडिया फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंसेज फॉर रिसर्च पर्पस एंड कंपोजिशन ऑफ एवरी कंपोनेंट इज़ वेल नोन। इससे क्या होगा, जो भी कंपोजिशन है मीडिया का वो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी में पता होता है। एग्जाम्पल पेप्टॉन वाटर, उसमें हम क्या करते हैं 1% पेप्टॉन प्लस 0.5% NaCl इन वाटर। उसके बाद हम कुछ बातें मतलब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, जब आप बायोट्रॉफिक पैरासाइट या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं तो या तो वो प्योर फॉर्म में ग्रो होगा, ओके, मतलब सिर्फ ओनली वो ही वाला पैरासाइट है जिसको कि आप ग्रो कर रहे हैं, या फिर वो किसी अपने होस्ट टिश्यूज़ के साथ हो सकता है या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ ग्रो हो सकता है। तो इसी हिसाब से अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं। लाइक मोनोऑर्गेनिक कल्चर, मोनोजेनिक कल्चर, इसका क्या मतलब है, इफ़ द पैरासाइट्स आर ग्रोन विद अ सिंगल नोन बैक्टीरियम द कल्चर इज रेफर्ड टू एज मोनोजेनिक कल्चर। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्राइमरी ग्रोथ एज वेल एज ट्रांजिशनल फेस इन आइसोलेशन। देन एक्जेनिक कल्चर, एक्जेनिक कल्चर क्या होता है, ये प्योर कल्चर है विदाउट एनी बैक्टीरियल एसोसिएशन और एनी अदर मेटाबॉलाइजिंग सेल। मतलब जो भी प्योर कल्चर हैं वो एक्जेनिक कल्चर होते हैं, वो ऑल टुगेदर उसी चीज़ का कल्चर है जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कल्चर कर रहे हैं। इसमें ना कोई होस्ट टिश्यू होएगा, ना कोई और बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। Then xenic culture, it refers to culture of parasites grown in association with unknown microbiota। इसके अंदर क्या होएगा, आपके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिज़ायर्ड है जिसको आप कल्चर कर रहे हैं उसके साथ साथ कई और माइक्रो बायोटा भी होंगे जो कि अननोन होते हैं, उसको हम कहते हैं xenic कल्चर। फिर xenic कल्चर से हम क्या कर सकते हैं, एक्जेनिक कल्चर या प्योर कल्चर को बना सकते हैं। चलिए अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कल्चर करते हैं। सबसे पहला डायग्नोसिस के लिए कि हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि उसका डिजीज़ का लेवल क्या है। देन एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ओके। देन असेसमेंट ऑफ पैरासाइट इम्यून मॉड्यूलेटिंग कैपेबिलिटीज़, ड्रग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सपोज आपका जो कल्चर है उसमें आप डिफरेंट ड्रग्स ट्राई कर सकते हैं या डिफरेंट एंटीबायोटिक्स ट्राई कर सकते हैं कि जो आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग ड्रग्स के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। देन इम्प्रूवमेंट इन कीमोथेरेपी, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेन डिफरेंसेस, वैक्सीन प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एटेन्यूएटेड स्ट्रेन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं जो कि बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स के का रीज़न है कि हम उनको क्यों कल्चर करते हैं। अच्छा, अब जब भी कोई आप पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या करते हैं तो उसके लिए उस चीज़ को आइसोलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो यदि फंगस है चाहे बैक्टीरिया है वो कहाँ पर लगा हुआ है, आपके होस्ट प्लांट पे लगा हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे फंगस की, यहाँ हम कल्चर करेंगे फंगस के कल्चर की। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फंगस को आइसोलेट करना। उसके लिए जो भी आप प्लांट मटेरियल लें, सपोज़ आपको ऑल्टर्न एरिया करना है तो आपको ऑल्टर्न एरिया की कोई भी लीव्स या जहाँ पर भी ऑल्टर्न एरिया के स्पोर्स हैं, जैसे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में आपको ऑल्टर्न एरिया के स्पोर्स मिलेंगे, वो आप ले सकते हैं। यदि आपको पक्सीनिया करना है तो आपको व्हीट की लीफ लेनी पड़ेगी। तो जो भी आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस कल्चर कर रहे हैं उसमें से आपको जो भी उसका होस्ट टिश्यूज़ है उसको आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, ओके। तो जैसा आपने टेक्निक्स आपको पता ही है, बेसिक्स ऑफ टिश्यू कल्चर वाले वीडियो को आप वापस से देख सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क आप क्या करेंगे, जो भी आपका लैमिनर एयर फ्लो है उसको पूरा का पूरा स्टरलाइज कर लेंगे स्पिरिट से या अल्कोहल से, ओके। अपने हैंड्स को भी आप वाइप करेंगे अल्कोहल से। उसके बाद क्या क्या आइटम्स चाहिए आपको, देखिए ये पैट्री प्लेट्स के अंदर हमें यहाँ पर हम हाउ टू प्रिपेयर मीडिया ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि मीडिया सिंपल होता है। आपने जो भी न्यूट्रिएंट अगर मीडिया बनाया उसके बाद आपने इनको पैट्री प्लेट्स के अंदर हम डाल देते हैं और पैट्री प्लेट्स को ऑटोक्लेव, जो मीडिया है उसको ऑटोक्लेव कर लेते हैं। तो इसकी यदि आपको डिटेल देखना है कि मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसको ऑटोक्लेव कैसे करते हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है, जब हम फंगस इस स्टेज पे जब हम फंगस आइसोलेट कर रहे हैं तो हमारे पास मीडिया तैयार होना चाहिए। जो भी आपको मीडिया लगे चाहिए, पीडीए है या न्यूट्रिएंट अगार है। उसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इस पेपर पे पड़े हुए हमारे
फंगल इन्फेक्टेड, ये ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट्स हैं, तो ये लीव्स हैं जिन पे कि ऑल्टरनेरिया के स्पॉट्स हैं। ये टेप है, इस बॉटल के अंदर क्या है, स्प्रिट है, नीडल है, फॉसेप है और एक माइक्रोस्कोप है। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए रहेंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीडल जो है, जो जितनी भी चीज़ें आपकी फॉसेप या नीडल जिससे भी आप इनोकुलेशन करेंगे वो हमारे हमेशा स्प्रिट के अंदर रहते हैं, और जब भी हम उनको टच करते हैं तो ये फ्लेम के ऊपर करते हैं, उसको हम फ्लेम से क्या कर लेते हैं, रेड हॉट कर लेते हैं, उसके बाद उनको ठंडा करते हैं, फिर हम लीफ को या मीडिया को उनसे नीडल से टच करते हैं। यहाँ पर मैं पहले ये भी बता दूं कि जो भी आपने लीफ ली है उनको भी हमें सरफेस स्टरलाइजेशन करना है। सरफेस स्टरलाइजेशन कैसे करते हैं, ये भी जो एक्सप्लांट प्रिपरेशन है वो मैंने आपको बता रखी है बेसिक्स ऑफ टिश्यू कल्चर वाले वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें प्री प्रिपरेशंस किस तरह से होंगी, उसके बाद हम इस स्टेज पे आते हैं। ओके, चलिए। और हमारा जो माइक्रोस्कोप हमें क्यों चाहिए, क्योंकि जो फंगस के स्पोर्स हैं या जो फंगस का पोर्शन हम लीफ में से देखेंगे वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। तो जो भी आपकी इन्फेक्टेड लीफ हैं उनको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के ऊपर रख देते हैं, उसको फोकस करते हैं, और जो सिनेमेटा मतलब जो भी इन्फेक्टेड पोर्शंस हैं उसके, जहाँ से कि वो स्पोर्स दिख रहे हैं, उनको हम चूज़ कर लेते हैं उस पोर्शन को, क्योंकि उस पोर्शंस को ही हम चूज़ करेंगे या उसको पिक करके ही हमें उसका कल्चर करना है। ओके, फिर हम एक नीडल लेंगे, नीडल को हम क्या करेंगे, यहाँ स्प्रिट लैम्प के ऊपर उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, लेट इट बी कूल, उसको ठंडा होने देंगे। फिर ये जो है ना आपका सिनेमेटा या जो इन्फेक्टेड पोर्शन है लीफ का, उससे नीडल को हम स्क्रैप कर लेंगे, नीडल पे वो पोर्शन ले लेंगे उसका इन्फेक्टेड पोर्शन, और उसको हम फिर प्लेट कर देंगे अगर इसके अंदर मीडिया के अंदर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, तो एक पेट्री प्लेट के अंदर हम बार बार रिपीट करेंगे। तो रिपीट द प्रोसेस ऑफ स्टरलाइजिंग द नीडल, पिकिंग द सिनेमेटा एंड प्लेटिंग ऑन द मीडिया 5 टाइम्स। तो एक पेट्री प्लेट के अंदर हम 5 जगह पर, अलग अलग जगह पर ये सिनेमेटा स्पॉट कर देंगे, और बार बार हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि हमें बार बार अपनी नीडल को स्टरलाइज करना है और फिर उसको मीडिया के अंदर डालना है। इस तरह से आप जितने चाहें उतने पेट्री प्लेट्स के अंदर इसकी प्लेटिंग कर देंगे। लेबल द प्लेट वेल शोइंग द डेट ऑफ प्लेटिंग। अब उसके बाद जब आपने कर दिया है प्लेटिंग, या आपने जो इनोकुलेट कर दिया है फंगस को पेट्री प्लेट के अंदर, दैट इज़ मीडिया के अंदर, तो उस पर हमें क्या लगाना है, डेट ऑफ प्लेटिंग कि आपने कौन सी डेट को ये काम किया है, द नेम ऑफ द मीडिया कि आपने कौन सा मीडिया यूज़ किया, एंड द सोर्स ऑफ पैथोजन, दैट मीन्स होस्ट टिश्यूज़ या पैथोजन का जो भी सोर्स था वो क्या था। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी पेट्री प्लेट का जो आपको पता ही है लिड होता है, उसको हम चारों तरफ से इसको टेप से क्या कर देंगे, सील कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, इंक्यूबेशन है। अब आपने जो फंगल के सिनेमेटा उसके अंदर डाले हैं, तो अब पेट्री प्लेट उसको डेवलप होने में टाइम लगेगा। तो इंक्यूबेट द पेट्री डिशेज फॉर 1 to 3 days इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए गुड अमाउंट ऑफ फंगस। अब जितनी भी आपकी पेट्री प्लेट्स हैं जिसमें कि आपने इनोकुलेशन किया है, उनको हम 3 दिन तक रख देंगे। उसके बाद 3 दिन बाद हम क्या करेंगे, अब अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ फंगस, अभी हमने सिर्फ आइसोलेट किया है। अब हम करेंगे उसका कल्चर करेंगे। ओके, अब कल्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पिपेट 2 to 3 ml ऑफ स्टेराइल वाटर इनटू एन एम्प्टी एंड क्लीन पेट्री डिश। एक पेट्री डिश लेंगे खाली, उसके अंदर हम थोड़ा सा जितने भी 2 to 3 ml ऑफ स्टेराइल, जैसे कि आपको बताया गया है कि जितने भी टिश्यू कल्चर के या इनोकुलेशन के प्रोसेस हैं वहाँ पर हर चीज़ स्टेरलाइज होती है। इवन जो वाटर है, डिस्टिल वाटर है, वो भी हम स्टेरलाइज डिस्टिल वाटर ही यूज़ करते हैं। ओके, तो हम एक खाली पेट्री प्लेट लेंगे, उसमें हम थोड़े सा पानी डाल देंगे, स्टेराइल वाटर। पिक अ सिंगल कॉलोनी यूजिंग फॉरसेप एंड प्लेस इट इनटू द वाटर। अब जो आपने वो वाली पेट्री प्लेट जहाँ पर कि आपने क्या किया है, फंगस को पिछली बार कल्चर डाला था ना आपने, आइसोलेट किया था फंगस, तो वहाँ से कॉलोनी उठाएंगे फॉरसेप की सहायता से, और जो ये पानी है जो अपने खाली पेट्री प्लेट लिए, इसके अंदर हम उस कॉलोनी को डाल देते हैं और उसको क्रश कर देते हैं कॉलोनी, जिससे क्या होएगा, जो भी स्पोर्स बने हैं या जो भी उसमें ग्रोथ हुई है वो सब क्या हो जाएगा, सेपरेट फंगल स्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे, माइसीलियम से बाहर निकल जाएंगे। ओके,
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो आपका बन गया, आपने क्या किया, पानी के अंदर स्पोर्स डाल दिया। अब इसके अंदर से हम 200 माइक्रोलीटर ऑफ द स्पोर्स सस्पेंशन ऑन टू द V8 मीडिया। यहाँ पर इन्होंने V8 मीडिया यूज़ किया। आप इसमें सिंपल न्यूट्रिएंट अगार या PDA भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी एंटीबायोटिक्स। कुछ भी नहीं डालना मीडिया के अंदर। जो भी आपने ये बनाया सॉल्यूशन उसको हम पिपेट आउट कर देंगे। ओके, स्टरलाइज अ ग्लास रॉड बाय फ्लेमिंग। अब हम क्या करेंगे, एक ग्लास रॉड लेंगे, उसको वैसे ही स्प्रिट लैम्प के ऊपर क्या करेंगे, उसको स्टरलाइज कर देंगे और ग्लास रॉड की सहायता से क्या करेंगे, जो भी सस्पेंशन आपने डाला है, जो सबसे पहले आपने क्या किया, जो फंगल कॉलोनीज थी उनको पानी के अंदर डाला, उनको अच्छे से क्रश कर दिया जिससे कि स्पोर्स रिलीज़ हो जाए। फिर उससे आपने पिपेट आउट किया 200 ml के करीब, और उसके बाद आपने नया जो मीडियम है उसके अंदर आपने डाला, और फिर हम ग्लास रॉड की सहायता से क्या करेंगे, उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड द सस्पेंशन ऑन टू द मीडिया यूनिफॉर्मली, जिससे कि मीडिया के सब तरफ क्या लग जाए, वो सस्पेंशन लग जाए। वापस से हम क्या करेंगे, आफ्टर स्प्रेडिंग द स्पोर सस्पेंशन सील द प्लेट विथ सीलिंग टेप। वापस से अब हम इसमें प्लेट लगा लेंगे। तो पहले वाला स्टेप तो क्या था, आइसोलेशन ऑफ फंगस। फिर जो फंगस आइसोलेट की थी, अब उसके बाद हमने क्या किया, ये कल्चर ऑफ फंगस। ओके, स्टोर द प्लेट इन एन इंक्यूबेटर एट 24 डिग्री सेल्सियस एंड लीव फॉर 14 days टू अलाउ द पैथोजन टू ग्रो। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी इंक्यूबेट होने देंगे। कितने दिन के लिए, 14 days के लिए, और पैथोजन को ग्रो होने देंगे। अब है हाउ टू प्रिपेयर द इनोक्यूलम। इनोक्यूलम क्या होता है, जो कि डिजीज़ फैला सके। ओके, अब हम इससे इनोक्यूलम कैसे बनाएंगे। टू प्रिपेयर द इनोक्यूलम ओपन द 14 day ओल्ड कल्चर। जो भी आपका 14 day ओल्ड आपने जो फंगस कल्चर किया है वो आपका क्या, बायोट्रॉफिक कल्चर है, उसको हम ओपन करेंगे। फ्लड द पेट्री डिश विथ स्टेराइल वाटर। जो भी आपकी ये पेट्री प्लेट है ना, जिसके अंदर की आपका प्योर कल्चर है फंगस का, उसके अंदर हम बहुत सारा उसके अंदर पानी डाल देंगे, और यूजिंग द स्टेराइल फॉर्सेप और अ टूथब्रश स्क्रैप द माइसीलिया ऑफ द मीडिया। दैट मीन्स उसके बाद हम जो आपका ये फंगस की पूरी कॉलोनी बन गई ना, उसको हम फॉर्सेप की सहायता से स्क्रैप करेंगे, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा खुरच देंगे जिससे कि जो फंगल स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाए। This is done to release the spores from the fungus. You will need to dilute it to bring it to the recommended concentration. अब हम इसको थोड़ा डाइल्यूशन करेंगे इसका। उसके लिए टू डू दिस यू विल नीड अ हेमोसाइटोमीटर। अब हेमोसाइटोमीटर जब आप स्पोर काउंट करते हैं तो आप लैब में भी देखेंगे, इस तरह से ये हेमोसाइटोमीटर होता है, और इसके अंदर काउंट, इसमें आप नंबर ऑफ स्पोर्स कितने स्क्वायर में है वो चेक कर सकते हैं। तो ये हेमोसाइटोमीटर के में हम इसके अंदर क्या करेंगे, आप आगे का प्रोसीजर के एक लार्ज बीकर लेंगे डाइल्यूशन के लिए। उस लार्ज बीकर के अंदर हम और उसके अंदर पानी डालेंगे, और फिर उसको हम जो कौन सा, इसको पानी मतलब वो जो आपने कॉलोनी डाली है ना, जो आपकी स्क्रैप की है आपने पेट्री प्लेट से, उसको हम क्या कर देंगे, बीकर के अंदर डाल देंगे, और उसके अंदर हम थोड़ा पानी और डाल देंगे, और उसको अच्छे से हम हिला लेंगे, और फिर हम उसको छान लेंगे। तो नीचे जो स्पोर्स हैं ना, वो कहाँ आ जाएंगे, अपने क्लियर नीचे पानी के अंदर आ जाएंगे, और बाकी का जो डेब्रिस है या जो कूड़ा करकट है वो क्या आ जाएगा, चलने में आ जाएगा। ओके, तो जो भी आपकी पेट्री प्लेट है जिसमें अपने फंगस ग्रोथ किया, उसमें आपको पानी डालना है, उसको स्क्रैप करना है थोड़ा सा, एक एम्प्टी बीकर के अंदर डालना है, उसमें आपको पानी डालना है, फिर उसको छान लेना है, सस्पेंशन तैयार हो जाएगा आपको। अब ये जो सस्पेंशन आया है ना, उससे हम पिपेट 200 ml इनटू द चैनल्स ऑफ द हेमोसाइटोमीटर। तो हेमोसाइटोमीटर के अंदर साइड्स में चैनल्स होते हैं, तो पीपेट की सहायता से हम उसके अंदर इसको डाल देंगे। माउंट द हेमोसाइटोमीटर ऑन टू द माइक्रोस्कोप। और फिर जब हम हेमोसाइटोमीटर के अंदर उसको, हेमोसाइटोमीटर आप लैब में जब भी आएंगे आप देख सकते हैं, वो क्या होती हैं, मतलब इस तरह से स्लाइड ही होती हैं, और उनमें स्क्वायर्स बने रहते हैं। तो आप जब हेमोसाइटोमीटर के अंदर, जिससे कि आप पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर कितने स्पोर्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इससे आपको क्या पता चलेगा कि इसका कंसंट्रेशन ऑफ स्पोर्स इतने ml के अंदर इतने स्पोर्स हैं, हमें ये पता चलती है। ओके, तो द माइक्रोस्कोप शुड बी सेट टू 40x मैग्नीफिकेशन विद द लाइट फील्ड इल्यूमिनेशन। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे,
इसको हेमोसाइटोमीटर के अंदर जो भी आपने सस्पेंशन बनाया उसको डाल देंगे। अब हाउ टू इनोक्यूलेट अ प्लांट विथ फंगल स्पोर्स। अब आपके पास क्या है, डिज़ायर्ड अमाउंट का आप क्या कर सकते हैं, आपने सस्पेंशन बना लिया है, आप वो कर लेंगे कि भाई कितने आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है कि इतने पर्टिकुलर ml के अंदर इतने स्पोर्स हैं। यदि सपोज इस पर्टिकुलर स्क्वायर के अंदर आपके 10 स्पोर आते हैं या 15 आते हैं, या आपको और डाइल्यूशन करना है, तो आप बार उसको और डाइल्यूट करके और फिर हेमोसाइटोमीटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस तरह से हम सस्पेंशन बनाते हैं। अब वो जो कुछ प्लांट्स हैं जिनको कि क्या करते हैं, जिन पर भी हमें स्प्रे करना है और फिर देखना है कि कैसे डिजीज़ फैल रही है, तो जो वो प्लांट्स हैं उनको हम कहाँ रखते हैं, चेम्बर्स के अंदर रखते हैं, जिसमें प्लास्टिक चेम्बर्स हैं, मतलब उसके अंदर टेम्परेचर हो और ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, जिससे कि डिजीज़ को जो फीवर करती है, इनके जो नीचे जो मैट है उसको भी मॉइस्ट रखा जाता है, जिससे कि पैथोजन क्या है आसानी से ग्रो कर सके। अब इसके बाद ये इस बॉटल में देखिए आपका जो सस्पेंशन है वो है, और इस सस्पेंशन के अंदर एक ट्वीन 20 हम मिलाते हैं पर 500 ml ऑफ इनोकुलम। ट्वीन 20 क्या है, एक इमल्सिफाइंग एजेंट होता है इस तरह से, एक जिससे कि क्या होगा, ये प्रॉपरली स्प्रेड हो जाता है और वो टिका रहता है लीव्स पर। ओके, तो फिर इसको प्रॉपरली अच्छे से ऊपर नीचे सब तरफ इनको हम स्प्रे कर देते हैं, और इसको फिर क्या करते हैं हम 2-3 दिन तक इसको अंदर ही प्लास्टिक शीट्स के अंदर या जो भी आपने कवर बनाया उनके अंदर ही प्लांट्स को रहने देते हैं, जिससे क्या होएगा, जो कंडीशंस है ना मॉइस्ट और ह्यूमिड कंडीशंस, उससे जो है पैथोजन क्या होएगा आसानी से ग्रो कर सकेगा। 3 दिन बाद हम उनको उस चेम्बर से बाहर निकाल देते हैं, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रख देते हैं और अलाउ करते हैं फंगस को या सिम्टम्स को ग्रो होने के लिए, तो उसमें करीब 14-15 दिन लग जाते हैं। ओके, तो दैट मीन्स आपका यदि प्योर कल्चर आपने बना लिया है और सही वो इनोक्यूलेशन आपका सस्पेंशन और सही है, तो जो ये जो भी प्लांट है ना आपके सेम, सपोज़ आपने पोटैटो लीव्स ली हैं या जो भी आपने डिजीज़ प्लांट लिया है, उसको जब आप स्प्रे करेंगे तो डिजीज़ डेवलप हो जाएगी वापस से। ओके, तो ये पूरा डिटेल है बायोट्रॉफिक पैरासाइट्स इन कल्चर कि पहले हम उनको किस तरह से आइसोलेट करते हैं, फिर हम उनका कल्चर करते हैं, इनोक्यूलम बनाते हैं, और चेक करने के लिए हम वापस से उन प्लांट्स पर उनके सस्पेंशन को स्प्रे करते हैं और डिजीज़ डेवलप हो रही है या नहीं ये हम चेक करते हैं। दैट मीन्स जो भी हमने कल्चर बनाया है वो सही है। थैंक यू वेरी मच।